हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है तनु क्लासेस .com में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र का 4th चैप्टर, जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। उसी का जो है ये पार्ट 2 है, यानी कि ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले हम लोग एक लेक्चर इसका कर चुके हैं, एक क्लास इसका कर चुके हैं। जो भी नहीं देखे होंगे आप लोग जाइएगा प्ले लिस्ट में जाकर के पार्ट 1 को देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन को करेंगे बिल्कुल आसान भाषा में, ताकि चीजें जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है। जैसे कि प्यारे बच्चों आपको पता है हम लोगों ने जो 3rd चैप्टर था, थोड़ा सा कहानी को रिमाइंड कर देते हैं ताकि आपको और चीजें मजा आए पढ़ने में और समझ में भी आए। कहानी अगर जब आपको समझ में आएगा तो पढ़ने में भी मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा शुरू से बात करते हैं। तो जैसे चैप्टर 3 का नाम था समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, यानी कि वर्चस्व का मतलब दबदबा, दादागिरी, है ना। तो जब अमेरिका का दबदबा इतना ज्यादा बढ़ गया सोवियत संघ के अंत होने के बाद, अब यूएसएसआर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? सोवियत संघ बोलते हैं, ठीक है। इसका अंत कब हुआ था प्यारे बच्चों? तो आप सबको कई बार हमने कहा है कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। तो जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, अब उसके सामने में अमेरिका के सामने में कोई नहीं रहा। तो अमेरिका का जो ताकत वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, है ना। अब इतना बढ़ गया कि सारा देश सोचने लगा कि भाई अब हर जगह अमेरिका ही है। चाहे आप कोई कपड़ा पहनो, जींस सबसे पहले वो भी अमेरिका का, चाहे कोई भी वर्ल्ड बैंक हो, विश्व बैंक हो, यूएनओ हो, सब कुछ अमेरिका के कंट्रोल में। किसी पर भी वो हमला कर देता है, उसी का राजनीति, उसी सब कुछ उसी के पास, अमेरिका के पास। तो सारे देशों ने मिलकर के सोचा कि अगर चलो हम लोग अकेले अगर नहीं लड़ पाएंगे तो एक संघ बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, 10 देश का, 15 देश का, 20 देश का एक संघ बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे जो कि बिल्कुल अमेरिका के ऑपोजिशन में रहेगा, या फिर कहें तो अमेरिका के टक्कर में रहेगा, ठीक है। तो सोवियत संघ जो है इसका अंत कब होता है? 1991 में। यूएसएसआर का विघटन, सोवियत संघ का विघटन 1991 में होता है। और जस्ट एक साल के बाद यानी कि 1992 में, है ना, एक साल के बाद 1992 में किसका स्थापना होता है? यूरोपीय संघ का। यूरोपीय संघ क्या था? तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए थे कि यूरोपीय संघ जो है वो 28 देशों का समूह है, 28 देशों का ग्रुप है ना। यानी कि जैसे यूएसएसआर टोटल कितना देश का ग्रुप था? 15 देश। इसके अंदर सोवियत संघ के अंदर टोटल 15 देश आता था। तो ठीक वैसे यूरोपीय संघ के अंतर्गत टोटल आपका 28 देश आता था। और इस देश का उद्देश्य क्या है? तो इस देश का उद्देश्य ये है कि हम लोग जैसे किसी भी तरह का व्यापार होगा इस 28 देश के अंदर में, तो इनको किसी भी प्रकार का टैक्स देना नहीं पड़ेगा, है ना। इसका एक खुद का झंडा होगा। जैसे मान लो सिंपली अगर आप कहो कि अभी जैसे यहाँ पर 28 राज्य है, ठीक है, 28 राज्य है भारत में। तो 28 राज्य में भारत में क्या है कि एक ही झंडा को हम लोग मानते हैं, नेशनल एक ही हम लोगों का फ्लैग है जो कि पूरे इंडिया में माना जाता है। लेकिन जब जम्मू कश्मीर से 370 नहीं हटाया गया था तो वहां का झंडा अलग था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें जो 28 देश है तो इसका तो झंडा अलग अलग होगा ही होगा, लेकिन इसका 28 देश जो है उसका तो झंडा अलग अलग है क्योंकि वो देश था। अब मान लो इसमें फ्रांस आया तो फ्रांस का भी झंडा अलग है, ब्रिटेन आया, ब्रिटेन का भी झंडा अलग है, सबका झंडा अलग अलग है 28 देशों का। लेकिन ये जो यूरोपीय संघ बनाया गया जिसके अंदर 28 देश आया, तो यहाँ पर एक झंडा को लाया गया जो कि सभी देश को मानना ही पड़ेगा, ठीक है, स्पेशली एक झंडा। तो ये यूरोपीय संघ, एक मुद्रा, जैसे भारत में रुपया चलता है, इसमें सॉरी बांग्लादेश में टाका चलता है, तो ठीक वैसे ही यूरोपीय संघ में यूरो चलता है। तो ये जो 28 देशों का समूह बना, तो समूह बनने के बाद ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली हुआ और इतना ज्यादा हुआ कि हर जगह अमेरिका का बराबरी करने लगा, ठीक है जी, समझ में आ गया। उसके बाद आया था आसियान। आसियान इससे पहले ही आया था वैसे, ठीक है। और आसियान जो है टोटल 10 देशों का समूह है। कितना देशों का? 10 देशों का। तो हम लोगों ने पार्ट 1 में यूरोपीय संघ के बारे में, आसियान के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ लिए हैं। जो नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा। आज हम लोग चीन और जापान, चीन के बारे में ज्यादा टॉपिक है, चीन तथा भारत के बीच संबंध, चीन तथा भारत के बीच विवाद, है ना, क्योंकि चीन भी जो है बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया। हाल ही में आप देखते होंगे हर जगह चीन का भी बहुत बड़ा हिस्सेदारी रहता है, भागीदारी रहता है ना, जैसे अमेरिका का रहता है। तो अमेरिका का जो इतना दबदबा बढ़ गया, दादागिरी बढ़ गया, तो ये यूरोपीय संघ हो गया, आसियान हो गया, चीन हो गया, जापान हो गया, ये सभी देश जो है कहीं ना कहीं उसके अपोजिशन में आने लगा, उसके टक्कर में आने लगा, ठीक है। तो आज हम लोग चीन और जापान के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। सुनेंगे तभी समझ में आएंगी प्यारे बच्चों। चलिए ध्यान से देखिएगा। तो मैं थोड़ा थोड़ा रिवाइज आप लोगों को करवा देता हूं। जैसे यूरोपीय संघ जो है टोटल 28 देशों का समूह था, है ना। और इसमें से जो है, जो आपका क्या नाम है, पहले जो यूरोपीय संघ में आपका फ्रांस भी था, ब्रिटेन भी था, है ना। लेकिन ब्रिटेन जो है वो 2020 में यूरोपीय संघ से निकल गया, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। चलिए, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी प्यारे बच्चों? 1992 में, जैसे कि हमने आपको बताया। और ये 28 देशों का समूह था। और ये समूह जो है इसका एक उद्देश्य क्या था? उद्देश्य आपको पूछा जाता है तो उद्देश्य यही था कि हम लोग जो है एक दूसरे का आर्थिक विकास में मदद करें, सहायता करें। तो वही चीज है कि
28 देशों का समूह है जो यूरोपीय क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए समर्पित है ना। यूरोपीय देशों के, यूरोपीय क्षेत्रों के लिए या फिर 28 देशों के लिए आपस में वो लोग विकास करने के लिए अपने आप का योगदान देने के लिए समर्पित है ना। पूर्ण रूप से अपना जो एक तरीके से कह सकते हैं कि योगदान जो है अपना यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने के लिए सारा देश जो है योगदान देता है। ठीक है जी, चलिए अब देखो आगे हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था सारी चीजों के बारे में कि क्या क्या है यूरोपीय संघ का उद्देश्य, क्या क्या है। maastricht संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में देखिए आपको बताए थे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूरोपीय संघ की संधि भी कहते हैं। और यह संधि कब हुआ, तो 7 फरवरी 1992 को यूरोपीय संघ के बीच हुए समझौते को कहा जाता है ना। यानी कि जो यूरोपीय समुदाय है, यूरोपीय देश है, उसके बीच में जो संधि हुआ था उसी को maastricht संधि कहा जाता है। और यह हुआ था 7 फरवरी 1992 को। ठीक है, और यही maastricht संधि को हम लोग यूरोपीय संघ की संधि भी कहते हैं, याद रखिएगा। और एक चीज और, ये कहां पर हुआ था, तो ये maastricht नामक एक जगह है जो कि हॉलैंड में पड़ता है, वहीं पे ये हुआ था। ठीक है जी, चलो चलिए अब हम लोग देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपको हम बताए थे सारी चीजों के बारे में, आसियान के बारे में बताए थे, नाटो के बारे में, मार्शल योजना के बारे में, है ना। आसियान के बारे में आपको क्या बताए थे, तो आसियान के में जो है टोटल आपका 10 देश है। पहला प्रश्न तो यही पूछता है, आसियान में टोटल 10 देश है और आसियान में भारत नहीं आता है, याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है और बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। ठीक है, चलिए आसियान में टोटल 10 देश है यहाँ पर जो कि लिखा हुआ है, और इसका उद्देश्य भी वही था बस जो कि हमने आपको बताया। देखिए जितना भी संघ बनता है, जैसे आगे हम लोग साफ्टा के बारे में पढ़ेंगे, सार्क के बारे में पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पर जैसे आसियान के बारे में हम लोग पढ़े, और यहाँ पर आपका जैसे कि यूरोपीय संघ के बारे में पढ़े, तो ठीक वैसे साफ्टा के बारे में पढ़ेंगे। तो सभी का जो उद्देश्य है ना, वो मोटे तौर पर यही रहता है कि आर्थिक सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना, है ना। आर्थिक विकास के लिए एक दूसरे का आर्थिक विकास हो। अब मान लो कि आपके परिवार में 4 भाई है, चारों अगर अलग अलग हो जाएगा, ये 4 उंगली है, चारों अगर अलग अलग हो जाएगा तो कोई भी सब कोई कमजोर रहेगा, है ना। जब चारों मिल जाएगा तो ये मुट्ठी बन जाएगा, और मुट्ठी को कितना ताकत होता है, एक उंगली से किसी को मारेंगे इसका ताकत हमेशा कम रहेगा, लेकिन अगर चारों उंगली को मिला करके मारेंगे मुट्ठी से तो उसका ताकत बहुत ज्यादा रहेगा। तो ठीक वैसे ही कोई भी देश का समूह बनता है या फिर कोई भी यूरोपीय संघ वगैरह कुछ भी बनता है, तो इसका जो मेन उद्देश्य है वो यही रहता है कि एक दूसरे का आर्थिक विकास में ज्यादा से ज्यादा योगदान करें। ठीक है जी, समझ में आ रही चीजें आपको। चलिए अब आगे हम लोग प्यारे बच्चों बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है आज की इस वीडियो में चीन के बारे में पढ़ेंगे, और आप सबको पता है चीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं चीन और भारत के बीच के संबंध के बारे में, है ना। भारत और आसियान का संबंध भी पूछा जाता है, देख लीजिएगा आप लोग। चलिए यहाँ से जो है आपका पार्ट 2 शुरू होता है, ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 को जो नहीं देखे होंगे प्लीज आप लोग देख लीजिएगा, मैं बार बार बोलता हूँ ताकि आप देखें। ठीक है जी, चलो सारी चीजें समझ में आ रही प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और एक बार फटाफट आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान, चीनी अर्थव्यवस्था जो है 1978 के बाद चीन की अर्थव्यवस्था को एक महाशक्ति के रूप में देखा जाने लगा, है ना। यानी कि जो चीन की अर्थव्यवस्था है वो कब से, 1978 के बाद से। 1978 से पहले चीन की अर्थव्यवस्था को उतना वैल्यू नहीं दिया जाता था जितना वैल्यू जो है 1978 के बाद दिया जाता है। ठीक है, और आज के दिन चीन का हर चीज में योगदान है, चाहे कोई भी चीज में ले लीजिए, हर चीज में चीन जो है आज कहीं ना कहीं अमेरिका को पछाड़ रहा है, या फिर कह सकते हैं कि अमेरिका को बहुत ज्यादा कंपटीशन दे रहा है ना। चलो आगे हम लोग देखते हैं, टॉपिक आपका दिया हुआ है चीनी अर्थव्यवस्था महाशक्ति बनने के कारण, अर्थात चीनी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं जो महाशक्ति बनने के कारण साबित हुई। आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि आखिर चीन इतना महाशक्तिशाली कैसे हुआ, इसके पीछे क्या कारण है। तो एक एक कारण को हम लोग जानते हैं। चीन शक्ति का तीसरा बड़ा केंद्र के रूप में विश्व स्तर पर खड़ा है। जो चीन है वो पूरे दुनिया में महाशक्ति में तीसरे नंबर पे आता है, यानी कि पहले नंबर पे आपका अमेरिका होगा, दूसरे नंबर पे आपका रूस होगा, और तीसरे नंबर पे चीन आता है ना। तो चीन शक्ति का तीसरा बड़ा केंद्र के रूप में विश्व स्तर पर खड़ा है। अनुमान लगाया जाता है कि आर्थिक शक्ति में चीन 2040 में अमेरिका को पीछे कर दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक शक्ति बन जाएगा। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 2040 तक जो चीन का अर्थव्यवस्था है वो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भी पीछे कर देगा। इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि चीन जो है वो कितना शक्तिशाली और कितना तेजी से ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, बड़ा भूभाग, विशाल आबादी चीन की आर्थिक वृद्धि में बड़ी भूमिका निभा रही है। बड़ा भूभाग मतलब इनके पास जो एरिया है, जो जमीन है वो भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, साथ ही साथ इनका आबादी आप सबको पता है, अभी तो वैसे दूसरे नंबर पे आ गया, भारत नंबर 1 पे आ गया है पॉपुलेशन के मामले में, जनसंख्या के मामले में, लेकिन तब भी चीन की जो जनसंख्या है वो 140 या कुछ समथिंग करोड़ है। अब इससे अंदाजा लगाइए कि वहां की जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है, फिर भी इतना तरक्की कर रहा है। अगर जनसंख्या कम होता तो और कितना करता, है ना।
और वहां का जो बड़ा भूभाग है, जो जमीन है, वो भी बहुत बड़ा है। और ये दोनों चीज जो है चीन की आर्थिक वृद्धि में बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। कहने का मतलब है कि जो वहां का बड़ा आबादी है और जो बड़ा जमीन है, ये दोनों चीज आखिर ग्रोथ में कहीं ना कहीं इन दोनों चीज का हाथ है ना। हम लोग कहते हैं कि ज्यादा जनसंख्या होने से विकास में बाधा बनती है, हो सकता है बनती होगी, बनती भी है, लेकिन चीन के लिए बिल्कुल उल्टा है। चीन के लिए जो विशाल आबादी है वो क्या है, और वो क्या है, वो बड़ी भूमिका निभा रही है। समझ सकते हैं, बहुत बड़ा भूमिका निभाता है वहां की अर्थव्यवस्था का। चलिए आगे हम लोग बच्चों पॉइंट को देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, सारी चीजों को समझिएगा। 1949 ईस्वी में माओ की अगुवाई में चीन में साम्यवादी क्रांति के पश्चात चीनी जनवाही गणराज्य की स्थापना हुई। अब ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि वहां पर जो है चीनी गणराज्य की स्थापना कब हुई थी प्यारे बच्चों? 1949 में। कब हुई थी? 1949 में। किसकी अगुवाई में? यानी कि उसका जो नेतृत्व है वो कौन कर रहा था? तो माओ कर रहा था, माओ। ठीक है, तो 1949 ईस्वी में माओ की अगुवाई में चीन में भी साम्यवादी क्रांति के बाद चीनी जनवाही गणराज्य की स्थापना हुई, है ना। समझ में आ गया आपको? कब हुई थी? 1949 में, माओ की अगुवाई में। और चीन भी जो है आपका साम्यवादी है, जैसे रूस आपका साम्यवादी, चीन भी वैसे ही साम्यवादी है, याद रखिएगा। ठीक है, साम्यवादी चीन ने पूंजीवादी छोड़ सोवियत से सलाह तथा सहायता प्राप्त की। यानी कि दो, जैसे हम लोगों ने चैप्टर 1 में देखा था ना कि जो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच जो युद्ध था, तो वो विचारधारा की लड़ाई थी। कौन सी लड़ाई? विचारधारा की लड़ाई। यानी कि पूंजीवादी को जो है अमेरिका चाहता था, पूंजीवादी को अमेरिका चाहता था, और जो आपका साम्यवादी है इसको चाहता था रूस। और इसी दोनों के बीच, क्योंकि रूस चाहता था कि साम्यवादी पूरी दुनिया में फैले और अमेरिका चाहता था कि पूंजीवादी फैले, है ना, इसी दोनों के बीच क्या चल रहा था? टक्कर चल रहा था इसी बात का। तो जो चीन है ना, वो साम्यवादी को अपनाया, क्योंकि आप सबको पता है चीन भी किसका दुश्मन है? अमेरिका का खुला दुश्मन है, जैसे हम लोगों का दुश्मन है, लेकिन रूस का क्या है? वो दोस्त है। ठीक है जी, चलो। तो चीन जो है वो साम्यवादी को, मतलब कि पूंजीवादी को छोड़ करके सोवियत संघ से सलाह लिया, सहायता प्राप्त किया और साम्यवादी को अपनाया। ठीक है, आयतित समानों, अच्छा पूंजीवादी का मतलब क्या होता है? आपका संपत्ति का मालिक आप खुद है, कैपिटलिज्म पूंजीवादी, है ना, प्राइवेटाइजेशन कह सकते हैं उसको। और साम्यवादी का मतलब आपका संपत्ति का जो कंट्रोल है वो सरकार के पास हो। ठीक है जी, चलो देखो, आयतित सामानों यानी कि बाहर से आने वाले सामान को घरेलू स्तर पर बनाना प्रारंभ किया। यानी कि कहने का मतलब है चीन का तरक्की करने का जो सबसे बड़ा योगदान है ना, वो यही पॉइंट है। इस पॉइंट को समझिएगा। चीन में क्या होता है, जैसे यहाँ हम लोग एक मोबाइल बनाते हैं, तो हम लोग नहीं बनाते हैं, यहाँ क्या होता है कि कोई कंपनी बनाती है, कोई दुकानदार बनाती है ना। लेकिन चीन में क्या है, मान लो एक घर में 4 आदमी है, तो चारों आदमी को इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, वो एक कवर यहाँ से लाया, यहाँ से मोबाइल का बैटरी लाया, वहां से कैमरा लाया, वहां से कुछ लाया, सारी चीजों को मिला करके एक मोबाइल बना दिया। घरेलू, बिल्कुल एकदम घर में ही काम हो जाता है। जैसे हम लोग घर में क्या बनाते हैं? हम लोग घर में कुछ नहीं बनाते हैं, लेकिन वो लोग घर में ही मोबाइल वगैरह बहुत सारे टेक्नोलॉजी वाला सामान खुद से ही बना लेता है। तो वही कहता है कि आयातित सामानों, यानी कि बाहर से आने वाला जो भी सामान है उनको जो है यहाँ के लोग घरेलू स्तर पर ही बनाना शुरू कर देते हैं, चीन के लोग। नागरिकों को शिक्षित तथा स्वास्थ्य सुविधा देने में चीन बड़े स्तर पर कार्य किया तथा नागरिक अब रोजगार बन गए। कहने का मतलब है कि जो चीन है, भले ही वहां पर साम्यवादी सरकार है, देखिए यहाँ पर हम लोगों का क्या लोकतंत्र है ना, यहाँ पर जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है। अच्छा, जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा जो डेफिनेशन है वो किसके द्वारा दिया गया था? फटाफट कमेंट करिए तो। बिल्कुल अब्राहम लिंकन के द्वारा, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चीजों को, मतलब यहाँ पर कहना है कि नागरिकों को जो है यहाँ पर शिक्षित भी है, स्वास्थ्य सुविधा भी बहुत अच्छा है, और इसमें चीन जो है बहुत आगे है, बहुत ज्यादा आगे। आज के दिन इंडिया का हाल अगर देखेंगे तो बिल्कुल उल्टा है, और कार्य किया जाता है। और जो चीन जो है वो बड़े स्तर पर कार्य कर रहा है इन चीजों में, खास करके एजुकेशन में, स्वास्थ्य में, हेल्थ में, है ना। और यहाँ के जो नागरिक है ना, रोजगार भी बहुत ज्यादा है, कोई भी बेरोजगार ना के बराबर आपको वहां पर मिलेगा चीन में। ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपका 1972 में आर्थिक संबंध चीन, आर्थिक संबंध चीन अमेरिका के साथ बनाया। यानी कि 1972 में जो आर्थिक संबंध है जो चीन है वो अमेरिका के साथ बनाया। यानी कि 1972 से पहले अमेरिका और चीन का जो है बिल्कुल भी नहीं बनता था, है ना। तो 1972 के बाद, ये डेट आप लोग याद रखिएगा, 1972 के बाद जो आर्थिक संबंध है वो चीन और अमेरिका के बीच बना। आर्थिक संबंध का मतलब इकोनॉमी वाला, मतलब किसी भी तरह का पैसे का लेन देन वगैरह, बिजनेस वगैरह जो भी चीज है, तो वो कब बना? 1972 के बाद बना। ठीक है, चीन में 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई द्वारा सेना, उद्योग इत्यादि जैसे मूल क्षेत्र में आधुनिकीकरण का 4 प्रस्ताव रखा गया जो काफी प्रभावशाली साबित हुए। कहने का मतलब क्या है कि चीन में 1973 के बाद, है ना, या फिर कहे तो 1973 में
जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था चाउ एनलाई, जिनका नाम क्या था, चाउ एनलाई। इसके द्वारा जो है सेना में, उद्योग में और भी बहुत सारे क्षेत्र है ना। एक सैनिक में, सैनिक क्यों होता है भाई, देश की सुरक्षा के लिए। उद्योग में जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग काम करते हैं, तो इस पर जो है आधुनिकरण का मतलब कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब हुआ कि एक से एक टेक्नोलॉजी वाला मशीन डेवलप हो। अब सेना है तो सेना के पास एक से एक डेवलप हथियार हो, है ना। फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में एक से एक मशीन हो, जिससे काम जो है वो आसानी से हो जाए और जल्दी हो जाए। तो इस पर जो है वहां की सरकार, जिनका नाम था चाउ एनलाई, इसके द्वारा बहुत तरह का प्रस्ताव पास किया गया, बहुत तरह का बिल पास किया गया, है ना। 4 तरह का, बेसिकली 4 तरह का बिल पास किया गया, जो कि काफी प्रभावशाली साबित हुआ, जो बहुत ज्यादा और तरक्की करने में मतलब कि इस चीज का बहुत बड़ा योगदान रहा, है ना। 1973 से पहले, 1978 से पहले हमने पढ़ा शुरू में कि 1978 से पहले जो चीन की अर्थव्यवस्था वो उतनी विकसित नहीं थी, लेकिन जैसे इस तरह का कानून वगैरह लाया गया, सारी चीजें लाई गई, तो फिर चीन की अर्थव्यवस्था जो है एकदम से बूम हो गया, मतलब एकदम अचानक ग्रोथ हो गया। समझ में आ गया आपको, चीजें समझ में आ रही है। 4 प्रस्ताव लाया गया था, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री चाउ एनलाई के द्वारा। कब, 1973 में। ठीक है जी, चलो 1978 में देन शाओपेंग ने आर्थिक सुधार तथा खुले द्वार नीति को अपनाया। अब खुले द्वार नीति का मतलब हम आपको कई बार बता चुके हैं। खुले द्वार नीति का मतलब हुआ फ्री ट्रेड पॉलिसी, मतलब कोई अगर बिजनेस करने के लिए आया तो उससे टैक्स वगैरह या तो फ्री, बिल्कुल फ्री, या फिर बहुत कम। ये भी किसी के वहां गया तो टैक्स बिल्कुल फ्री या फिर बहुत कम। तो जब चाइना में टैक्स वगैरह का सिस्टम खत्म कर दिया गया, ना के बराबर कर दिया गया, तो बाहरी दुनिया से जो कंपनी है वो चीन में आने लगी, और फिर चीन में आएगी तो ऑटोमेटिक है कि लोगों को वहां का रोजगार मिलेगा। जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो फिर जो चीन की अर्थव्यवस्था वो आगे जाएगी ही जाएगी, है ना। तो वही है कि 1978 में एक वहां के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था देन शाओपेंग। क्या नाम था, देन शाओपेंग। चीनी नाम जो है ना थोड़ा चीनी जैसा होता है, ठीक है, जैसे चाउ एनलाई, ये तो फिर भी आसान है, लेकिन ये देख लीजिएगा, देन शाओपेंग ने आर्थिक सुधार तथा खुले द्वार नीति को अपनाया था। यानी कि आर्थिक सुधार भी किया था, इकोनॉमिक सुधार भी किया था, और खुले द्वार की नीति, फ्री ट्रेड पॉलिसी को भी लाया था। ठीक है। 1982 में खेती का निजीकरण कर दिया। 1982 में क्या कर दिया, खेती का निजीकरण कर दिया। मतलब क्या हो गया कि पहले क्या था, 1982 से पहले साम्यवादी था, और साम्यवादी का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका संपत्ति है उसका जो मालिक है वो कौन होगा, सरकार होगा। आपके पास मान लो 2 एकड़ जमीन है, तो वो भी जमीन जो है वो आपका नहीं है, वो सरकार का है। साम्यवादी का मतलब यही होता है, ठीक है। लेकिन 1982 में जो भी खेत था, क्योंकि वो जब देखा सारी चीजों को कि भाई यहाँ का जो किसान है वो मन लगा के खेती नहीं करता है, क्योंकि उनको सरकार का जमीन है तो सरकार को तो टैक्स वगैरह देना ही पड़ेगा जमीन के बदले में, है ना। तो उनके पास ज्यादा फसल वगैरह नहीं बचता था, जिससे किसानों को मन काम करने में उतना नहीं लगता था, जिससे क्या होती थी कि खाद्यान्न, अन्न की कमी होती होंगी, है ना। तो इसीलिए जो चाइना है वो 1982 में खेती का निजीकरण कर दिया, मतलब प्राइवेटाइजेशन कर दिया। मतलब जिनका जो जमीन था, जो खेती करता था, वो सारा चीज उसी का। ठीक है जी, समझ में आ गया। निजीकरण का मतलब प्राइवेटाइजेशन। चलिए 1998 में उद्योगों का निजीकरण कर दिया, और 1982 में तो खेती का किया, और 1998 में जो उद्योग, अब उद्योग का भी मालिक कौन था, कहीं ना कहीं सरकार था, लेकिन उद्योगों का भी जो निजीकरण है वो कर दिया गया 1998 में। चीजें आपको समझ में आ रही है, सारी चीजें प्यारे बच्चों, अगर आ रही है तो प्लीज एक वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर पहली बार आए हैं तो, ठीक है। और बच्चे कम जुड़े हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि सभी लोग जुड़ जाए। एक बार आप लोग जाकर के शेयर कर दीजिए, एक बार थोड़ा क्लास बीच में गैप करके थोड़ा शेयर कर दीजिए प्लीज, जहां भी है, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, जो भी ग्रुप है आप लोगों का, ताकि सभी लोग जुड़े और इस तरह का कंटेंट का फायदा उठाए प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए तो याद रखिएगा 1982 में खेती का निजीकरण हुआ, मतलब जो इसके खेत थे खुद उसका हो गया, और उद्योगों का जो निजीकरण है, जो प्राइवेटाइजेशन है, वो हुआ था 1998 में। ठीक है, समझ में आ गई सारी चीजें आपको, इंपॉर्टेंट भी है और एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है तो ऑटोमेटिक है कि इंपॉर्टेंट ही होगा। चलो आगे देखो, अगला पॉइंट आपका है 2001 में चीन अपने आप को WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना लिया। अब समझिए, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब क्या है कि पूरी दुनिया में अगर आप व्यापार करना चाहते हैं, एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन, जो कि अंतरराष्ट्रीय संगठन है व्यापार करने के लिए, इसमें आपको जुड़ना ही पड़ेगा। तो चीन जो है इसमें कब जुड़ा था, 2001 में। याद रखिएगा, चीन जो है वो WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन में 2001 में जुड़ा था, ज्वाइन किया था, ठीक है। और SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र का निर्माण, और चीन ने जो है एक स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र, इसका निर्माण किया था। अब इसके अंतर्गत क्या होता है,
स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत, मतलब ये भी इकोनॉमिक से रिलेटेड था, किसी भी देश का हेल्प करने के लिए, किसी भी देश का, किसी भी एरिया का, किसी भी राज्य का, किसी भी तरह का लोगों का, ठीक है। तो चीन के द्वारा इस तरह का जो है क्षेत्र को निर्माण किया गया। शॉक थेरेपी छोर खुद के बल पर खड़ा रहा। और शॉक थेरेपी के बारे में आपको बताया ना, शॉक थेरेपी झटका देकर के बीमारी, मतलब कि झटका देकर के इलाज करना, है ना, जो कि अमेरिका के द्वारा लाया तो गया था, लेकिन अपनाया गया था साम्यवादी देशों के द्वारा। जो भी साम्यवादी देश था जैसे कि रूस, चीन, ये भी क्या हुआ, शॉक थेरेपी को अपना लिया। और शॉक थेरेपी के किसान को क्या लग रहा था कि शॉक थेरेपी की वजह से हम लोग ज्यादा से ज्यादा तरक्की करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ था? बिल्कुल नहीं। और भी जिंदगी जो है वो बद से बदतर हो गई थी। हमने आपको चैप्टर 2 में बहुत अच्छे से पढ़ाया है शॉक थेरेपी के बारे में। तो चीन भी क्या किया, शॉक थेरेपी को छोड़ दिया और खुद के बल पर अपनी इकोनॉमी पर खड़ा रहा, है ना, कि नहीं जो होगा होगा, लेकिन हम इस शॉक थेरेपी में नहीं रहेंगे, अपने से ही विकास करने का कार्यक्रम बनाएंगे, सारी तरह का प्लानिंग डेवलप करने के लिए, विकास करने के लिए वो अपने से बनाएंगे। इस शॉक थेरेपी का कोई भी कॉन्सेप्ट हम नहीं लेंगे। चीजें समझ में आ गई आपको प्यारे बच्चों? चलिए, तो ये जो है चीन का हम लोग देख रहे थे, चीन के बारे में कि आखिर जो इतना शक्तिशाली हो गया चीन, वो क्यों हो गया। तो ये बहुत सारा कारण है भाई, देखो ना, यहाँ पर साम्यवादी को अपना लिया, बहुत तरह का नागरिक शिक्षित हो गए, सुविधा में बहुत ज्यादा ध्यान दिया, नागरिक रोजगार बन गया, है ना। 1972 में चीन और अमेरिका का एकदम आपस में मेल मिलाप हो गया, इससे बिजनेस और ज्यादा बढ़ गया। फिर 1978 में जो है यहाँ पर आर्थिक सुधार खुले द्वार नीति को अपनाया गया। 1973 में 4 ऐसा काम किया गया जिसकी वजह से सेना, उद्योग, सभी चीजों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई, विकास हुआ, डेवलप हुआ। फिर 1982 में जिनका खेत था अब उनका हो गया निजीकरण हो गया, है ना। अब मान लो कोई जमीन है जो कि आपका नहीं है, अब आपको बोलेंगे काम करिए, तो आप क्या करिएगा? अरे यार 2 बोरी गेहूं उपजाते हैं, उसमें से 1 बोरी यही ले लेता है, मेहनत करने का मन ही नहीं करेगा। लेकिन जब आपको बोलेंगे कि ये 2 बोरी गेहूं में 2 बोरी जो है वो आपका ही है, ये जमीन ही आपका हो गया, तब आपको मन भी लगेगा काम करने में, है ना। ठीक वैसे उद्योग में भी उसका भी निजीकरण हो गया। अब कोई फैक्ट्री है जहां पर मान लो 1 लाख रुपया पर मंथ बचता है, तो उसमें से 50,000 अगर सरकार को दे देंगे तो मजा आएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब निजीकरण हो गया 1998 में, तो अब वो उसका हो गया, अब वो जो चाहे उसका कर सकता है ना। सरकार को जितना देने का नियम है उतना ही देगा, अब मनमर्जी सरकार जो है वो नहीं कर सकता है चीजें, ठीक है जी। तो यही सारा जो है था शक्तिशाली बनने के पीछे कारण। चलिए अब देखिए, हर अर्थव्यवस्था की कोई ना कोई समस्या होती है कि नहीं। चीनी अर्थव्यवस्था की भी कुछ ना कुछ समस्या थी। एक एक करके जो है चीनी अर्थव्यवस्था की समस्या को हम लोग देखते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, चीनी अर्थव्यवस्था की आर्थिक समस्या या चीनी अर्थव्यवस्था की समस्या, चीन की अर्थव्यवस्था 5 से 6% के दर से विकास कर रहा था, लेकिन इधर जनसंख्या भी 2 से 3% बढ़ रही थी, जिस कारण विकास का लाभ लेने में बहुत लोग वंचित रह जाते थे। यानी कि जो चीन की अर्थव्यवस्था है वो कितना प्रतिशत से डेवलप कर रहा था? 5 से 6%। आप समझिए, अगर इस साल में $100 बिलियन है तो अगले साल में $106 बिलियन हो जाएगा। 5 से 6% स्पीड से, दर से, स्पीड से, रेट से ये जो है चीनी अर्थव्यवस्था विकास कर रहा था प्यारे बच्चों, ठीक है। लेकिन जो वहां की जनसंख्या है ना वो भी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, यानी कि 2 से 3% से, जिसके कारण हुआ क्या कि वहां के बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे जनसंख्या थे जो कि इस तरह का लाभ लेने के लिए विकास, उन लोगों का सही से विकास नहीं हो पा रहा था, उन लोगों का सही से लाभ नहीं हो पा रहा था, ठीक है। अगला, इतना विकास होने के बावजूद भी 10 करोड़ लोग बेरोजगार रहे। आप समझिए, इतना ज्यादा विकास, दुनिया का अमेरिका को टक्कर देने वाला देश, लेकिन तब भी वहां पर जो है 10 करोड़ ऐसे लोग थे जो कि क्या रहे? बेरोजगार रहे, अनएम्प्लॉयमेंट रहे, ठीक है। महिलाओं की आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई। और भाई महिलाओं के बारे में क्या बोला जाए, चीन में सबसे ज्यादा बुरा हाल है महिलाओं की। वैसे आजकल इंडिया में भी बहुत ज्यादा बुरा हाल है, आप देखते ही होंगे, लेकिन चीन में जो ना महिलाओं की स्थिति बद से बदतर है, ठीक है। तो जो महिलाओं की स्थिति है वो और ज्यादा खराब होती गई, महिलाओं को और ज्यादा मतलब और कम सम्मान मिलने लगा, उसका इज्जत वगैरह के साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ होने लगा, और महिलाओं की स्थिति जो है ना वो बहुत ज्यादा बद से बदतर हो गई, वहां पर खुलेआम हर चीज होने लगा अब, ठीक है। तो महिलाओं की जो आर्थिक स्थिति है वो खराब होती चली गई। भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी हुई और पर्यावरण भी दूषित रहा। मतलब भ्रष्टाचार का मतलब होता है, क्या होता है? वही घूस वगैरह जो लेता है कोई भी छोटा मोटा काम करवाने के लिए। अब थाने में जाते हैं वहां पर घूस लिया जाता है, ब्लॉक में जाते हैं वहां पर घूस लिया जाता है, जबकि लेने का कोई तरीका नहीं है। आप एडमिशन कराने जाते हैं, है 5,000 फी, तो आपको 10,000 देना पड़ता था कि एडमिशन हो जाए, ठीक है। तो जो ये भ्रष्टाचार चल रहा था चीन में, इसका भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुआ, भ्रष्टाचार बहुत एकदम चरम लेवल पर पहुंच गया, और साथ ही साथ पर्यावरण भी दूषित हो गया। मतलब वहां पर इतना ज्यादा फैक्ट्री वगैरह होगा तो ऑटोमेटिक बात है ना कि पर्यावरण दूषित होगा ही होगा। जैसे आज हम लोग दिल्ली को अगर ले तो वहाँ ज्यादा फैक्ट्री है,
जिसकी वजह से दिल्ली का जो वातावरण है वो हमेशा प्रदूषित रहता है लगभग, है ना। दिवाली के टाइम में तो घर से निकला नहीं जाता है, इतना प्रदूषित हो जाता है। तो आप उससे अंदाजा लगाइए कि पर्यावरण का कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। पर्यावरण के कारण लोग बाहर जा ही नहीं पाएगा, काम सही से कर ही नहीं पाएगा, तो इससे क्या होगा, देश कहीं ना कहीं नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो ये सारा जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वो अर्थव्यवस्था की समस्या को पढ़ रहे हैं। ये चीन की समस्या है, जनसंख्या, वहाँ का 10 करोड़ लोग बेरोजगार अभी भी है, महिलाओं की आर्थिक स्थिति बद से बदतर है, वहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, पर्यावरण दूषित बहुत ज्यादा है। ठीक है, आगे देखो प्यारे बच्चों, समझ में आ रही चीजें आ रही है तो प्यारे बच्चों पर हाँ बोल दीजिएगा, आप लोग यस सर कह दीजिएगा। गांव तथा शहर के लोगों के मध्य आर्थिक विषमता बढ़ी, और गांव और शहर के लोगों के बीच जो आर्थिक विषमता है ना, वो बहुत तेजी से बढ़ी। कहने का मतलब क्या हो गया कि जो गांव के लोग थे, जो शहर के लोग थे, इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो बहुत ज्यादा हुआ। अब शहर के लोग हैं तो वो विकास करते जा रहे हैं, और गांव के लोग हैं जो डूबते जा रहे हैं। तो इसके भी जो आर्थिक विषमता है, जो गरीबी अमीरी वाला सिस्टम है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, ये जो है आपका चीन की अर्थव्यवस्था का प्यारे बच्चों समस्या था। चलिए अब हम लोग क्षेत्रीय तथा विश्व स्तर पर चीन को देखते हैं, यानी कि क्षेत्र के लेवल पर और साथ ही साथ विश्व स्तर पर चीन की जो अर्थ मतलब कि चीन जो है वो कहां पर है देखते हैं। तो मजा आ रहा है आप लोगों को, फटाफट बताइएगा प्यारे बच्चों। चलिए बहुत मजा आ रहा होगा, है कि नहीं। चलिए तो क्षेत्रीय और विश्व स्तर पर जो चीन की स्थिति है वो क्या रही, अब इसके बारे में लोग देखते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा, है ना। क्षेत्रीय तथा विश्व स्तर पर चीन आर्थिक शक्ति के रूप से चीन इतना उभर गया कि जापान, रूस, आसियान इत्यादि सब चीन के साथ पुराने विवादों को भुलाकर अच्छा रिश्ता बनाए हुए हैं। कहने का मतलब है जो चीन के साथ दुश्मनी थी लोगों की, खास करके अगर बात करें जापान का, रूस का, आसियान जिसमें 10 सदस्य देश आते हैं, तो इनका जो है चीन के साथ जो रिश्ता है, जो रिलेशन है, वो अच्छा नहीं था। लेकिन चीन जैसे ही विकास करने लगा तो इनका जो है अच्छा रिलेशन होने लगा, यानी कि जो भी पुराने विवाद था, जो भी पुराने बातें थे, उनको भूल करके ये जो है अच्छा संबंध बनाने लगे। इसीलिए आपको कहते हैं कि जब आप अच्छा करेंगे ना तो लोग आपके पीछे आएंगे, है ना। जब आप विकास करने लगेंगे, जब आप अर्निंग करने लगेंगे, पैसे कमाने लगेंगे, कुछ बड़ा बन जाएंगे, तो लोग खुद ब खुद पीछे आएंगे। लेकिन जब आप कुछ नहीं करेंगे तो लोग और भी दबाएंगे, आपको नीचे दबाएंगे। जी हाँ, ताना देंगे, एक से एक ताना, ये कुछ नहीं कर पाएगा, क्या करेगा, तो घूमता है, इस तरीके से। तो ठीक चीन के साथ भी वैसा ही था। जब बेचारा कुछ नहीं था तो कोई पूछता नहीं था। जब ये तरक्की करने लगा, इस तरह से विकास करने लगा, तो रूस का दोस्ती उनके साथ अच्छा है, जापान का दोस्ती अच्छा है, आसियान का बहुत अच्छा है ना। तो पुराने विवादों को भूल करके अच्छा रिश्ता बन गया चीन के साथ। 1997 में आसियान वित्तीय संकट से बाहर निकलने के लिए चीन से काफी मदद ली थी, और चीन आज के दिन बहुत सारे देश है, अब भले इसका नीति बहुत ज्यादा बुरा हो, नीति बुरा होने का मतलब क्या हो गया कि ये पैसा देने के बाद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके उस देश का स्थिति को खराब कर देता है। जैसे श्रीलंका का बात करें तो वहां पर पहले मदद किया, लेकिन श्रीलंका का स्थिति किस तरीके से बद से बदतर हो गया, आपने देखा, सबको ही देखा होगा श्रीलंका को, है ना। तो 1997 में जो है इन्होंने, 1 सेकंड प्यारे बच्चों, ध्यान से आप लोग रुकिएगा। प्रॉब्लम से आप जितना भी दूर भागो, लेकिन प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होता, है ना। मतलब एक प्रॉब्लम खत्म होता है फिर दूसरा शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वैसे इनके साथ भी है, ऑनलाइन के साथ। चलो, तो हमने आपको बताया कि जो चीन है वो जब तरक्की करने लगा तो आसियान जो है, जो कि 10 सदस्यों का देश है ना, आसियान के अंदर में टोटल कितना देश है, 10 देश है, और चीन इधर अकेला है। लेकिन फिर भी 1997 में आर्थिक मदद लिया अपने वित्तीय संकट से, यानी कि जो भी उनके पास पैसे वगैरह की कमी हो गई होंगी, तो इसके वजह से हेल्प लिया, किनसे, चीन से लिया। कौन, आसियान। कब लिया, 1997 में। डेट भी आप याद रखिएगा प्यारे बच्चों, है ना। ये सारा डेट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं। तो 1997 में जो आसियान है वो वित्तीय संकट से बाहर निकलने के लिए, आर्थिक संकट से बाहर निकलने के लिए, यानी कि उसके देश में कुछ समस्या आ गई होंगी, है ना, जिससे निकलने के लिए चीन से जो है उन्होंने वित्तीय संकट मतलब कि हेल्प लिया। जैसे कि आज के दिन श्रीलंका ले रहा है, जैसे कि पाकिस्तान ले रहा है चाइना से, ठीक वैसे ही कब लिया था, 1997 में। ठीक है, चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। 1 सेकंड, फिर से क्या प्रॉब्लम है आगे। अब हम लोग देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से आप लोग चीजों को समझिएगा, तभी जो है आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, है ना। देखो, अनुमान लगाया जा रहा है कि ताइवान भी चीन के साथ विवाद को खत्म कर अच्छे रिश्ते बनाएंगे और चीन की अर्थव्यवस्था से जुड़ जाएंगे। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ताइवान का जो है देश चीन के साथ अच्छा संबंध नहीं है ना। तो ऐसा अनुमान क्या लगाया जा रहा है कि चीन जो है वो ताइवान जो है वो चीन के साथ अच्छा मतलब कि जो भी विवाद है, पुराने विवाद उनको खत्म करेगा और जो संबंध है उसको अच्छा बनाएगा, और जिससे क्या होगा कि चीन की अर्थव्यवस्था से वो जुड़ जाएगा। अब जब चीन की अर्थव्यवस्था से जुड़ेगा तो ऑटोमेटिक बात है कि चीन उनका हेल्प करेगा ही करेगा, है कि नहीं। चलो यही है। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, चीन और भारत के बीच में संबंध, जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है। देखो, वैसे तो वर्तमान में चीन भारत
संबंध काफी बुरा स्थिति में है। यानी कि अभी अगर देखेंगे तो चीन और भारत का जो स्थिति है ना वो बहुत बुरा है ना। जैसे वो अरुणाचल प्रदेश में बिना मतलब का कब्जा करते हुए आ रहा है। अगर हम लोग बात करें ऑक्साई चीन के बारे में, लद्दाख के बारे में, तो वहां पर भी जो है वो कब्जा करते हुए आ रहा है। ठीक है, तो चीन जो है हम लोगों को वीटो पावर, जैसे हम लोग वो जो सुरक्षा परिषद का जो अस्थायी सदस्य होता है, टोटल 5 सदस्य है अभी। कौन कौन सा है? एक चीन है खुद ब खुद, एक अमेरिका है, रूस है, उसके बाद आपका फ्रांस है, ब्रिटेन है ना। तो भारत को भी सदस्यता देने की बात चलती है, चारों देश राजी हो जाता है, लेकिन जो चीन है वो राजी नहीं होता है भारत को वीटो पावर देने के लिए। तो चीन वहां भी दुश्मनी निभा रहा है। कहीं भी किसी तरह का विवाद होता है इंटरनेशनल, तो चीन जो है हमेशा हम लोगों के खिलाफ होता है। ठीक है, तो वर्तमान में चीन भारत का जो संबंध है वो बहुत बुरा स्थिति में है। चीन तथा भारत एक समय एशिया के महाशक्ति थे, और चीन और भारत जो है एक समय ऐसा था जो कि महाशक्ति था। किसका? एशिया का, क्योंकि एशिया में दोनों देश आते हैं, चीन भी और साथ ही साथ भारत भी। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी एक समय प्रचलित था। हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई भी जो नारा है एक समय में बहुत ज्यादा फेमस था, बहुत ज्यादा प्रचलित था। पर सीमा विवाद के चलते सैन्य संघर्ष ने दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया। पर सीमा विवाद के चलते, यानी कि बॉर्डर को लेकर के कि तुम्हारा बॉर्डर यहाँ है, तुम्हारा बॉर्डर यहाँ है, इसको लेकर के दोनों देश के बीच जो दुश्मनी है बहुत ज्यादा बढ़ गया। और साथ ही साथ जो सैन्य संघर्ष है, यानी कि सेना की भी जो लड़ाई है वो बहुत ज्यादा होती रहती है। आज के दिन भी आप लोग न्यूज वगैरह में सुनते रहते हैं। ठीक है, तो ये है भारत और चीन के बीच में संबंध, जो कि आप देख सकते हैं। आगे अब हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों, भारत तथा चीन के बीच कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि इंपॉर्टेंट है, चीजों को समझने की प्रयास करें। देखो, 1950 में चीन ने भारत के क्षेत्र तिब्बत पर कब्जा कर लिया तथा वहां बस्तियां बसाना शुरू कर दिया। ठीक है, याद रखिएगा कब? 1950 में चीन जो है वो भारत के क्षेत्र जिसका नाम था तिब्बत, वहां पर कब्जा कर लिया, और साथ ही साथ वहां पर जो है अपना, ठीक है, तो कोई भी ये होता है, मतलब कि कोई भी मतलब देश होता है, अगर कहीं पे कब्जा करता है तो उस जगह पे कब्जा करने के बाद सेना बसाना शुरू कर देता है, अपना सेना को भेजना शुरू कर देता ताकि वो जगह और कोई कब्जा नहीं कर पाए। तो चीन भी वही काम किया है ना, तिब्बत पर वो कब्जा किया कब? 1950 में, और फिर वहां पर अपना बस्ती बसाना शुरू कर दिया, यानी कि लोगों को भेजना शुरू कर दिया, सेना को भेजना शुरू कर दिया। चीन भारत के अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाका तथा लद्दाख के अक्साई चीन पर अपना अधिकार जमाने के चलते 1962 में भारत चीन युद्ध हो गया। हालांकि इसमें भारत को पीछे हटना पड़ा था, है ना। 1962 आप याद रखिएगा, चीन और भारत के बीच में जो लड़ाई हुई थी 1962 में, जिसमें से समझिए कि भारत को पीछे हटना पड़ा था। ठीक है, तो चीन जो है वो भारत के अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ भाग में कब्जा कर रखा है, अरुणाचल प्रदेश में भी, साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश को कहता है वो कि ये मेरा जगह है ना। और अरुणाचल प्रदेश के लोगों का कहना है कि हम लोग जब रात को सोते हैं तो दिन को पता नहीं चीन में रहेंगे या इंडिया में, ये पता नहीं रहता। आप समझिए कितना इनसिक्योर है। आप समझिए, मान लेते हैं आप सो रहे हैं, अब सो गए आप तो सो गए, लेकिन आपको ये पता नहीं कि आज आप इंडिया में हैं, कल आपका जगह कहीं चीन के पास तो नहीं चला जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश के लोग यही कहता है कि जब यहाँ के लोग सो जाते हैं तो यहाँ के लोगों को ये पता नहीं रहता है कि आज वो कहाँ रहेगा, इंडिया में ही रहेगा, चीन में ही रहेगा। इससे आप समझिए ये लोग कितना तकलीफ में है, कितना दर्द में है। अब आप मान लो आपका राज्य है, आप अपने राज्य में है और आज सो गए, अब दिन को उठ रहे हैं तो कल चाइना पहुंच गया, अब चाइना वाला उसको कब्जा कर लिया, तो समझिए। और चाइना जैसा देश में कौन जाना चाहता होगा भाई। चीन भारत के अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाका तथा लद्दाख के अक्साई चीन पर, और लद्दाख में कौन सा जगह है? अक्साई चीन, यहाँ पर अपना अधिकार जमाने के चलते 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध भी हुआ है, लेकिन इसमें हालांकि इसमें भारत को पीछे हटना पड़ा है कि नहीं। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं 1970 के दशक के पश्चात, यानी कि 1970 के दशक के बाद चीन के रुख में परिवर्तन आया, है ना। 1970 के दशक के बाद चीन के रुख में परिवर्तन आया, मतलब जो इतना कठोर था, इतना दुश्मनी था, उसको थोड़ा थोड़ा नॉर्मल होने लगा। 1976 तक दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध समाप्त हो गए, और जो भी छोटा मोटा बातों पर विवाद हो जाता था चीन और भारत के बीच में, लेकिन 1976 तक जो है इन दोनों देशों के बीच जो भी कूटनीतिक संबंध थी ये क्या हो गया? समाप्त हो गया। 1981 में दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू हुई तथा सीमा विवाद को लेकर बहस हुआ, और 1981 में दोनों देशों के बीच, यानी कि भारत और चीन के बीच जो बातचीत है वो शुरू हुई। अब जो युद्ध वगैरह हो जाता था, हमला वगैरह कर देता था, सैन्य संघर्ष हो जाता था, उसको अब कम किया गया और बातचीत के जरिए सारी चीजों को सुलझाने लगा। ठीक है, सुलझाने लगा। और जो सीमा विवाद है इसको लेकर के बहस शुरू हुआ, बॉर्डर को लेकर के। 1988 के दिसंबर महीने में भारत के प्रधानमंत्री जो कि थे राजीव गांधी, इसके द्वारा संबंध में, मतलब कि गांधी द्वारा संबंध में
सुधार हेतु चीन का दौरा भी किया गया। कहने का मतलब है कि 1988 के कौन से महीने में, दिसंबर महीने में, ठीक है। 1988 के दिसंबर महीने में जो भारत के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था राजीव गांधी, इसके द्वारा इसी के संबंध में यानी कि चीन और भारत के बीच का जो सीमा विवाद है उसको लेकर के ये चीन का दौरा भी किए थे, यानी कि ये चीन भी गए थे, ठीक है। चीन का दौरा भी किया था कौन, राजीव गांधी। चीजें आपको समझ में आ रही है। आगे देखो, सीमा पर व्यापार के लिए 4 पोस्ट खोले जाने पर राजीव गांधी ने समझौता किया और साथ ही साथ बहुत सारी समझौता पर हस्ताक्षर किए। यानी कि सीमा पर व्यापार करने के लिए जो 4 पोस्ट खोले जाएंगे, ठीक है, तो राजीव गांधी जो है इस पर समझौता भी किया चीन के साथ। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे समझौता है जो कि चीन और भारत के बीच में हुई, जिसमें सिग्नेचर हुआ, जिसमें समझौता पर सिग्नेचर हुआ। चीजें आपको समझ में आ रही है, सारी चीजें प्यारे बच्चों। चलो अब आगे देखो, 1999 में भारत तथा चीन के बीच 30% प्रति वर्ष की दर से व्यापार बढ़ा, है ना। आज के दिन अगर आप देखेंगे तो भारत और चीन के बीच जो व्यापारिक संबंध वो बहुत ज्यादा है। जितना भी चीज हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं, आप समझिए लगभग 30 से 40% चीज जो यूज चीज है वो चीन से ही आता है ना। एक से एक मशीन, मोबाइल, जितना भी स्मार्टफोन है सब मेड इन चाइना, सब मेड इन चाइना। सिर्फ आप सैमसंग वगैरह को और कुछ मोबाइल गिने चुने हैं आईफोन वगैरह को छोड़ देंगे तो शायद, मुझे कंफर्म भी नहीं हुआ, लेकिन सब चाइना। फिर 1999 में जो है भारत और चीन के बीच जो है 30% प्रति वर्ष की दर से व्यापार बढ़ा। मतलब हर वर्ष में 30% व्यापार जो है भारत और चीन के बीच में बढ़ा। मान लो पहले अगर 100 करोड़ का व्यापार होता था तो अब 130 करोड़ का व्यापार होने लगा, ठीक है। 1992 में 33 करोड़ 80 लाख डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ, जो 2017 में बढ़कर 84 अरब डॉलर तक पहुंच गया। समझिए 1992 में कितना हुआ था, 33 करोड़ 80 लाख, कितना, 33 करोड़ 80 लाख। फिर वही 2017 में, यानी कि आज से 5-6 साल पहले कितना हो गया, 84 अरब डॉलर। ये अरब डॉलर है, ये आपका 33 करोड़ है सिर्फ, ये 33 करोड़ डॉलर है और ये 84 अरब डॉलर है। कितना विकास, मतलब कितना ज्यादा व्यापार क्षेत्र जो है वो बढ़ गया, है ना। तो वही चीज कहा जा रहा है कि 1992 में 33 करोड़ 80 लाख डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ, जो कि 2017 में बढ़ करके 84 अरब डॉलर तक पहुंच गया जो बिजनेस है। 1998 में भारत के परमाणु हथियार परीक्षण का चीन ने नाराजगी जाहिर की और 1998 में जो हम लोग परमाणु का द्वितीय परीक्षण किए थे, ठीक है, आपको पता ही है कि चीन जो है वो हमेशा कहीं ना कहीं दुश्मनी निभाता है हम लोगों का। अब हम लोगों के पास अगर परमाणु बम हो जाएगा, चीन के पास ऑलरेडी परमाणु बम है क्योंकि उसको व्यूटो पावर है, हम लोगों के पास नहीं था, तो वो क्या चाहता था कि इनके पास नहीं होता कि इसको कब्जा कर लेंगे, है कि नहीं, यही सोचता होगा वो। लेकिन जब हम लोगों के पास 1998 में परमाणु शक्ति हुआ, परमाणु हथियार परीक्षण जब हम लोग किए, परमाणु का द्वितीय परीक्षण हुआ, ठीक है, 1998 में। पूछा जाता है कि परमाणु का द्वितीय परीक्षण कब हुआ था, 1998 में। तो जब ये हुआ तो उसके बाद जो चीन है वो क्या करने लगा प्यारे बच्चों, वो जो है हम लोगों से नाराजगी जाहिर करने लगी, यानी कि हम लोगों से जो है वो नाराज हो गया चीन। चीजें आपको समझ में आ गई। हमेशा ये नाराज ही होता है, वैसे क्या ही बताएं आपको। चलिए अब जो लास्ट टॉपिक है आपका वो है जापान की कहानी उन्हीं की जुबानी। क्या है, जापान की कहानी उन्हीं की जुबानी। बस छोटा सा टॉपिक है, एनसीईआरटी में दिया गया है। इनके बाद ये चैप्टर समाप्त। जो पीडीएफ ले लिए हैं प्लीज आप लोग तनु क्लासेस ऐप में जाएंगे और पीडीएफ को एक बार पढ़िएगा। मैं बार बार बोलता हूं आपको पढ़ना है तो है, ठीक है, क्लास खत्म होने के तुरंत बाद या फिर कुछ भी देर बाद, लेकिन पढ़ना है, ठीक है जी। और जो नहीं लिए पीडीएफ ले लीजिएगा, कोर्स में ज्वाइन नहीं में हो जाइएगा प्यारे बच्चों। ये कोर्स में पढ़ के आप टॉपर बन सकते हैं, टॉपर बनते हैं, बन सकते हैं क्या। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस बार जो भी टॉपर बनता है तो उसके लिए जो है बहुत ही अच्छा ऑफर मिलेगा इस बार। कहने का मतलब गिफ्ट मिलेगा, शायद एक लैपटॉप और एक स्मार्टफोन हो सकता है, जो भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर स्टेट टॉपर में आ सकता है। तो शर्त यह है कि उसको कोर्स में ज्वाइन होना ही होगा, ठीक है। चलो अब जापान की कहानी उन्हीं की जुबानी को देखते हैं, यानी कि जापान की कहानी उन्हीं की जुबानी। देखिए टाइटल ये एनसीईआरटी का है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान ने बड़ी तेजी से उन्नति की है। उसकी अर्थव्यवस्था विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। समझो बात को, समझो। हिरोशिमा और नागासाकी पर जो अमेरिका के द्वारा हमला किया गया था, परमाणु बम फेंका गया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, या फिर कह सकते हैं 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, है ना। 1945 में जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी जगह पर अमेरिका के द्वारा परमाणु बम फेंका गया था, तो वो जो देश है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया था। अर्थव्यवस्था उसकी पूरी तरीके से बहुत बुरी हालत में चली गई थी। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद जापान ने बहुत ही तेजी से उन्नति किया, और इतना उन्नति किया, इतना तरक्की किया कि ये दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई। जापान की कंपनियां सोनी, कैनन, होंडा, पैनासोनिक, माज्दा, टोयोटा,
ये सब कंपनी के बारे में जानते होंगे, जैसे कैमरा लेता है सोनी का, मोबाइल वगैरह सोनी का, फ्रिज सोनी का, कैनन का कैमरा वो भी जापान का ही है। ये होंडा जो कंपनी है ये भी आपका जापान का ही है। पैनासोनिक कंपनी के बारे में तो आप लोग जानते हैं, ये भी जापान का ही है। और साथ ही साथ जो माजदा और टोयोटा है ये भी आपका किसका, जापान का है। तो ये सारा कंपनी किसका, जापान का। आप इससे अंदाजा लगाइए जापान कितना तरक्की कर चुका है। जापान 1964 ईस्वी में आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका हिंदी क्या हुआ, आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन का सदस्य बना, है ना। तो याद रखिएगा जापान जो है वो कब बना था, 1964 में। किसका सदस्य बना था, आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन का। इससे क्या होता है, तो फिर उससे वही आर्थिक विकास करने के लिए या फिर किसी तरह का सहायता लेने के लिए, सहायता देने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, किसी भी प्रकार का एक देश से दूसरे देश में जाने के बाद टैक्स वगैरह ना लगे, इसके लिए जापान जो है इस संगठन से जो है वो सदस्य बन गया, इस संगठन से वो जुड़ गया। कब जुड़ा था प्यारे बच्चों, 1964 में, ठीक है। G8 ग्रुप में जापान एशिया का एकमात्र देश है। ये जो ग्रुप 8 है आपका, G8 है ना, ग्रुप 8 जो समूह है आपका, ग्रुप 8 अभी शायद G9 हो गया है, जहां तक कंफर्म नहीं है मुझे, आप लोग गूगल में सर्च कर लीजिएगा। तो ये जो G8 ग्रुप है, तो इसमें एशिया का, क्योंकि जापान का एशिया में है, जैसे चाइना एशिया में है, ठीक है। तो जो ग्रुप 8 आपका समूह है, ग्रुप 8 मतलब समूह 8 देशों का समूह को हम लोग ग्रुप 8 कहते हैं, उसका नाम ग्रुप 8 रखा गया है। तो इसमें जो है जापान में सदस्य है, जो कि एशिया का मात्र एक देश है। प्रश्न आपको पूछा जाता है कौन ऐसा देश है जो कि ग्रुप 8 का सदस्य है, वहां पर भारत और जापान भी रहता है, तो आपको आंसर देना है जापान, ठीक है। चाइना भी नहीं है, याद रखिएगा, चाइना भी नहीं है इसका सदस्य, सिर्फ जापान है। चलिए, जापान की आबादी के मुताबिक जापान विश्व का 11वां देश है ना। अगर आबादी का बात करें तो भारत नंबर 1 पे, चाइना दूसरा पे, तो ठीक वैसे जो जापान है वो आपका 11वां नंबर पे आता है आबादी के कंपैरिजन में। उसकी सेना अत्यधिक शक्तिशाली है, उसका 10% व्यय सैन्य खर्च में जाता है, यानी कि अपने जीडीपी का, अपनी अर्थव्यवस्था का जो 10% खर्च है वो किसमें, मान लो 1 बिलियन, अगर मान लो उसका $100 बिलियन का बजट है, तो 100 बिलियन में जो $10 बिलियन है वो किसमें खर्च करता है, तो वो जो $10 बिलियन है वो अपने सेना पर खर्च करता है। सेना पर खर्च, क्यों सेना पर खर्च करता है, ताकि कोई हमला ना करे, हथियारों पर, सेना पर, सभी तरह की चीजों पर, जिससे कि युद्ध वगैरह लड़ा जाए, अपने देशों को डिफेंस किया जाए, सुरक्षा किया जाए अपने देशों की, देशवासियों की। तो जिसकी वजह से 10% जो खर्चा है वो सैन्य खर्च में करता है, ठीक है। जापान का रक्षा बजट उनकी जीडीपी का 1% ही है, फिर भी वो विश्व में 7वां स्थान पर टिका है ना। जापान का जो रक्षा बजट है वो जीडीपी का सिर्फ 1% है, सिर्फ 1%, लेकिन फिर भी वो विश्व में 7वां स्थान पर टिका हुआ है, 7वां स्थान। जनसंख्या में 11वां स्थान है। चलिए, ये तो बहुत, ये भी अच्छी बात है। आर्थिक अर्थव्यवस्था में दूसरा स्थान पर है ना। और यहाँ पर जीडीपी का 1% है, सिर्फ रक्षा बजट पे ये खर्च करता है, लेकिन फिर भी वो विश्व में 7वां स्थान पर है, ठीक है। यूएनओ के बजट में जापान की 10% हिस्सेदारी है, जो अंशदान के स्थान पर दूसरा स्थान पर है, समझिए। यानी कि यूएनओ के बजट जो होता है, क्योंकि देखिए अंतरराष्ट्रीय संगठन जितना भी है, जैसे जितना भी विश्व बैंक है, यूएनओ के अंदर में जितना भी संस्था वगैरह, यूनेस्को है, WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि हम लोगों का स्वास्थ्य के लिए, जैसे कोरोना आया था तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से देखिएगा कोई ना कोई नोटिस हमेशा जारी होता था कि लोगों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये इलाज है, ये जो है कोरोना का वैक्सीन बन रहा है, सारा चीज जो है वो वहां से सूचना आ रहा था, ठीक है। तो उनको चलाने के लिए तो देशों को पैसा भी तो देना पड़ता है ना, उनको चलाने के लिए देशों को तो पैसा भी देना पड़ता है। तो यूएनओ के बजट में जो जापान है ना, वो 10% हिस्सेदारी है, 10%। टोटल 212 देश है, लेकिन अकेले जापान की कितना है, 10% हिस्सेदारी है, ठीक है, जो कि दूसरा स्थान पर आता है। पहला स्थान पर शायद अमेरिका ही होगा, ठीक है ना। 1951 में जापान ने अमेरिका के साथ सुरक्षा गठबंधन किया, और 1945 में तो अमेरिका उस पर हमला किया था, लेकिन फिर 1951 में जो जापान है वो अमेरिका के साथ सुरक्षा गठबंधन किया, यानी कि सुरक्षा को लेकर के गठबंधन किया, और आज शायद नाटो का सदस्य भी है ना। चलिए, तो प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर है आपका हो गया समाप्त। याद रखिएगा 1951 में जापान ने अमेरिका के साथ सुरक्षा गठबंधन किया। तो हम लोगों ने इस चीज में जो 4 टॉपिक के बारे में पढ़ा, यूरोपीय संघ, एक आपका था यूरोपीय संघ, एक था आसियान, एक था चीन, और एक जापान। यूरोपीय संघ, आसियान, चीन, जापान, टॉपिक आपका खत्म, चैप्टर आपका खत्म। अब इसके बाद हम लोग इसका जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, है ना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस चैप्टर का, वो भी हम लोग करेंगे। फिर इसके बाद इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। और जो भी पीडीएफ नहीं लिए, प्लीज आप लोग पीडीएफ ले लीजिएगा। पीडीएफ लेने के लिए या कोर्स में ज्वाइन होने के लिए कुछ नहीं करना, बस तनु क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। ऐप का नाम क्या है, तनु क्लासेस, ठीक है।
ऐप का नाम है तनु क्लासेस, जिसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा, कोर्स में ज्वाइन करिएगा। जो भी इस बार का टॉपर बनेगा, जो भी इस बार का डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर बनेगा, उसको स्मार्टफोन और लैपटॉप बिल्कुल मिलेगा। ये ऑफर का अनाउंसमेंट भी करेंगे बहुत जल्दी। फिलहाल आप ज्वाइन हो सकते हैं, PDF ले सकते हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़िए। बाकी जो क्लासेस है वो आपकी रेगुलरली होगी। जो भी क्लासेस बाकी है उसका टेंशन मत लीजिए, जो क्लासेस चल रही है ये देखिए, है ना। और हिस्ट्री भी 5वां चैप्टर खत्म हो गया, मतलब होने वाला है, और ये भी देखिए आपका लगभग कंप्लीट होने वाला है। और फिर हम लोग जो सिलेबस है वो बिल्कुल सही से चलेगा, टेंशन मत लीजिए। थैंक यू सो मच आपका कीमती वक्त देने के लिए। ऐसी पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड साथ ही साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक बार जम करके आप लोग शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, थैंक यू सो मच।